अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है टार्क। टार्क जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल इसे मोमेंट भी कहा जाता है। टार्क को डिफाइन कैसे करते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। किसी भी जिस्म के अंदर एक एक्सिस के गिर्द पैदा होने वाला घुमाव का असर, इसको कहा जाता है टार्क, टर्निंग इफेक्ट। सिंपल मोमेंट भी इसे कहा जाता है, मोमेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन की जाती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड एज टर्क। फोर्स और मोमेंट आर्म का हासिल ज़रब, जो 9th क्लास में पहले भी आपने पढ़ा था, आज भी हम पढ़ेंगे। फोर्स की मैग्नीट्यूड और मोमेंट आर्म का हासिल ज़रब टार्क के बराबर होता है। तीसरी एक डेफिनेशन भी की जाती है इसकी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर from axis of rotation to point of application of force with force is called as torque। इसे मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। हियर इज, ये रेडियस वेक्टर आर और फोर्स, इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा टार्क के बराबर होता है। बाकी दो डेफिनेशंस आप सिंप्लिसिटी के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपने अपने जहन में ये तारीफ रखनी है जहां हम मोमेंट आर्म और फोर्स का हासिल ज़रब करेंगे। मोमेंट आर्म है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये मोमेंट आर्म बनता चला जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी घूमेगी वहाँ से लेकर उसी ही जिस्म के ऊपर जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनके दरमियान में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसे कहा जाता है मोमेंट आर्म। फोर्स की मैग्नीट्यूड और मोमेंट आर्म को जब हम हासिल ज़रब करते हैं इनका, तब एक टार्क बनता है। ये डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, जो कि उसी रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट से हमें हासिल होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखी जाएगी आर एफ साइन थीटा, और इसके साथ कोई एक एन यूनिट वेक्टर जो जाहिर करेगा कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, टार्क की डायरेक्शन किस तरफ है। तो अमूमी तौर पर टार्क हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। जिस प्लेन के अंदर आर रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर मौजूद होंगे, टार्क उसके परपेंडिकुलर होगा। रेडियस वेक्टर के ऊपर अपने दाएं हाथ को रखते हुए फोर्स की तरफ जब इसे कर्ल आउट करेंगे तो जो इरेक्ट थंब है ये जाहिर करेगा टार्क की डायरेक्शन को। डायरेक्शन ऑफ टार्क को बाय राइट हैंड रूल भी मालूम किया जा सकता है। इसकी मिसालें हमारे पास कहाँ हैं? जब आप एक नट को टाइटन करते हैं, इसको कसते हैं, तो टाइटनिंग ऑफ नट, एक एक्सेस के गिर्द उसे टाइट किया जा रहा होता है। ये आपके पास टार्क की मिसाल है। सीसा रोटेट जब करता है ऑन एंड ऑफ बाय इम्बैलेंस ऑफ टार्क, टार्क के इम्बैलेंस की वजह से सीसा ऑन एंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए से मूव करता है, ग्रेविटेशन की वजह से रोटेट करता है। तो ये दो मिसालें हैं हमारे पास टार्क की। अब गौर कीजिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर टार्क इसका ऐसा यूनिट बनाया जाए तो आर एफ से एक और भी इसका फार्मूला लिखा जाता है, जो दूसरी बुक के अंदर इसे एल एफ भी उसने लिखा हुआ है। बेसिकली तौर पर ये स्मॉलर एल ये मोमेंट आर्म को जाहिर करता है, एफ फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अगर आप इसका यूनिट बनाना चाहेंगे तो हमेशा फोर्स न्यूटन में और लेंथ मीटर्स में मेजर की जाती है, न्यूटन मीटर इसका ऐसा यूनिट बनेगा। अब ये एसआई डिराइव्ड यूनिट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि हो सकता है वो हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज बता दे और ये सवाल हमसे कर ले कि किन दो फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट बराबर है।
तो यहाँ टार्क को गौर कीजिए, न्यूटन मीटर। एक और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट इससे मैच करता है, वो है हमारे पास वर्क। वर्क को हमने डिफाइन किया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म, फोर्स हमेशा न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, तो टार्क का ऐसा यूनिट मैच करता है वर्क के साथ। तो टार्क और वर्क की दो फिजिकल क्वांटिटीज, ये ऐसा पेयर ऑफ क्वांटिटी है जिनके एसआई यूनिट आपस में मैच कर जाते हैं। ये आपके पास एसआई डिराइव्ड यूनिट्स हैं। आप अगर इनको बेस में बदलना चाहेंगे, न्यूटन किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर, इधर से मीटर ऑलरेडी है। देखिए आप इसको फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन आपके पास फोर्स का एसआई यूनिट है, फोर्स बाय सेकंड ला एम ए के बराबर होती है। आप इस फोर्स का यूनिट निकालना चाहते हैं, एम मास है, किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली तौर पर न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इधर से मीटर ऑलरेडी है, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर फी सेकंड स्क्वायर। और यहां से इसकी डायमेंशन बनाना चाहेंगे तो किलोग्राम मैस का यूनिट है, कैपिटल एम डायमेंशन से इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मीटर लेंथ का यूनिट है तो कैपिटल एल और इसको स्क्वायर कर देंगे, ये आप डायमेंशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड टाइम का है तो कैपिटल टी और -2 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये टार्क की डायमेंशन आपके पास बन जाएगी। तो हर फार्मूला जहन में रखते हुए आपने खुद से उसके ऐसा यूनिट्स बनाने हैं। और बाज़ दफ़ा आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर बोर्ड लेवल के ऊपर इस तरह की भी कुछ एमसीक्यूज़ पूछी गई हैं, वो आपको कह देता है कि आपके पास एसआई बेस यूनिट कौन सा है या एसआई यूनिट क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि डिराइव्ड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। लेकिन आपको अगर वो बाइंड कर दे कि आपने सिर्फ उसका एसआई बेस यूनिट बताना है, तो आपने फ़ौरन से, अगर डिराइव्ड यूनिट उसका आपको पता है या उसका फार्मूला पता है, तो उस फार्मूला में से आप उसके बेस यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथडोलॉजी जहन में रखिएगा। ये टार्क की कुछ एग्जांपल। इसके बाद इसकी डिपेंडेंस होती है। टार्क किन अवामिल के ऊपर डिपेंड करता है, किन अनासर के ऊपर डिपेंड करता है। यहां इसके फार्मूला के अंदर देखें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। आर जो कि रेडियस वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। थीटा एंगल होता है इस रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दरमियान में। ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा टार्क पैदा होगा। पहला केस, अगर रेडियस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दिया जाए और रेडियस वेक्टर और फोर्स के दरमियान में एंगल भी कांस्टेंट हो, तो ये 2 चीजें कांस्टेंट हो जाने की वजह से टार्क हमेशा फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन में जाता है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगी। दूसरा फैक्टर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर एफ साइन थीटा है, तो साइन की वैल्यूज, जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो यहां जितना एंगल इन दोनों के दरमियान में, फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर के दरमियान में ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगा। तो एंगल बढ़ता चला जाए, टार्क भी ज्यादा होता चला जाएगा। तीसरी चीज है मोमेंट आर। मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी। मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसकी सिंपलर एग्जांपल आप अपने किसी भी रूम के डोर को देखें। डोर एक पॉइंट के ऊपर रोटेट करता है, घूमता है। वो पॉइंट आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां पर उसको क्लैंप आउट किया जाता है और रोटेट कर रहा होता है। और जहां से आप पकड़ के डोर को ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब डोर की लंबाई, लेंथ को अगर आप गौर करना चाहेंगे, जहां आपने हैंडल को पकड़ा हुआ है, यहाँ ये हैंडल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जहां वो रोटेट कर रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
जबकि इस हैंडल से लेकर उन एक्सेस ऑफ रोटेशन तक का डोर की चादर जिसे आप कह सकते हैं, इसकी जो लंबाई है ये मोमेंट आर्म बन जाता है। तो ये सिंपलर इसकी एग्जांपल है आपके पास। अगर एक रिजिड बॉडी के लिए टार्क को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि ओरिजिन या जिसका पिवट पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट जिसके ऊपर ये बॉडी रोटेट करती है वो ओ है। इस बॉडी के ऊपर किसी एक अगर पी पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तो हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लेना है। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे कि इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रा करें और यहाँ अगर एंगल थीटा कंसीडर किया जा रहा है तो ये सामने वाला एंगल भी थीटा होगा। वो कैसे, अगर इन दो एंगल्स को आइसोस्केल्स अगर इन दो ट्राइंगल्स को आइसोस्केल ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिया जाए तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला ये एंगल भी थीटा होगा। ये नहीं होगा, दो मुतसिला एंगल किसी भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए आपस में बराबर होते हैं। थीटा के सामने हमेशा फोर्स का साइन कंपोनेंट और थीटा के साथ हमेशा उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। अब हमने टार की डेफिनेशन के मुताबिक पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और मोमेंट आर्म को ढूंढना है। मोमेंट आर्म हमेशा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जो कि पिवट में से गुजर जाएगी, जो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर जाएगी। अब एफ कॉस थीटा इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास करता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ये इसी रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए ये किसी किस्म की रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। जबकि एफ साइन थीटा अगर इसको पोजीशन वेक्टर के दरमियान में और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में देखें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है कुछ इस तरह का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो टार की डेफिनेशन के मुताबिक पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि मोमेंट आर्म के तौर पर काम करेगा उसकी मैग्नीट्यूड को आपस में प्रोडक्ट कर देना है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म टार के ऊपर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर के ऊपर वेक्टर और इधर से फोर्स वेक्टर, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लिख देंगे। अब इसका दूसरा केस भी हमारे पास बन जाता है कि अगर फोर्स यहां एंगल थीटा बना रहा है और आप उसी पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम करना चाहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल ये थीटा होगा। आप इस पोजीशन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तकसीम करें, थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा और थीटा के साथ आर कॉस थीटा। अगर आर कॉस थीटा को देखा जाए तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ही डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, तो ये किसी किस्म का टर्निंग इफेक्ट जिस्म के अंदर रोटेशन पैदा ही नहीं करेगा। ये इस रिजिड बॉडी के अंदर किसी किस्म की रोटेशन पैदा नहीं करता। जबकि आर साइन थीटा को देखा जाए तो ये इस रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दरमियान में इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तौर पर मौजूद है, तो ये आर साइन थीटा मोमेंट आर्म के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। फोर्स की मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा मोमेंट आर्म बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो टार्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे टार्क बराबर होगा आर क्रॉस एफ। तो ये टार्क की दो डेफिनेशंस जो कि हमने रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेट की हैं। यहां पर एक बात को नोटिस में रखिएगा बच्चे, अक्सर बच्चों को यह लगता है कि आर क्रॉस एफ अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया जिसे वेक्टर प्रोडक्ट किया है तो इसकी मैग्नीट्यूड में साइन थीटा आता है। ऐसा टार्क के मामले में नहीं है। टार्क की डेफिनेशन के अंदर मैंने इब्तदाई तौर पर कह दिया कि आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड और मोमेंट आर्म को ढूंढना है। तो सबसे पहली बात यह है टार्क को आप सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको मोमेंट आर्म की सिलेक्शन आती है। तो एंट्री टेस्ट के अंदर कुछ एमसीक्यूज आपकी डिफरेंट है। लेट्स से फर्ज कर लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर ये आर है, ये पिवट पॉइंट है या एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके साथ यहां इस पॉइंट के ऊपर बॉडी के ऊपर एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है। अब ये फोर्स इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर पाए जाने वाले एक नॉर्मल के साथ अगर एंगल थीटा बना रही हो, यहां इस नॉर्मल के साथ अगर ये एंगल थीटा बना रही है तो इस केस के अंदर गौर कीजिएगा फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कौन से, यहां से एक नॉर्मल ड्रा करें इसके ऊपर। अब ये दो कंपोनेंट है, एक ये और दूसरा कंपोनेंट यहां मौजूद होगा। इन दोनों कंपोनेंट के लिए देखिए थीटा के सामने एफ साइन थीटा आएगा जबकि थीटा के साथ एफ कॉस थीटा। अब यहां से गौर कीजिए, अक्सर बच्चों की यही गलती आती है कि अगर पोजीशन वेक्टर को देखें यहां मौजूद है एफ साइन थीटा, इसी ही डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, तो फोर्स का साइन कंपोनेंट अब यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर जाएगा, ये मोमेंट आर्म के तौर पर काम नहीं करेगा। अब अगर देखें तो एफ कॉस थीटा ये वो कंपोनेंट है जो बेसिकली तौर पर मोमेंट आर्म के तौर पर काम कर रहा है। ऐसे
और यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस तरह से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है एफ कॉस थीटा। तो इस केस के अंदर एफ कॉस थीटा ही आकर आर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा और टार्क कैलकुलेट होगा। तो टार्क इस केस के अंदर टा बराबर होगा आर एफ कॉस थीटा के। ये वो रिलेशन है जिसमें से आपकी यूएचएस की काफी सारी एमसीक्यूज 2012 के अंदर, 2017 के अंदर भी उसने एमसीक्यूज उठाई हैं। अक्सर बच्चे इसमें एरर इसलिए कर जाते हैं, गलती इसमें इसलिए हो जाती है उनसे कि वो जहन बना के बैठते हैं कि आर और एफ के दरमियान में चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में लगेगा। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। आपने टार को डिफाइन किया हुआ है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और मोमेंट आर्म, तो आपने मोमेंट आर्म को ढूंढना है कि मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या कुछ होगी, तब जाकर आपने टार को कैलकुलेट करना है। इसके बाद टार की सिग्निफिकेंस होती है। सिग्निफिकेंस अहमियत क्या है, हम इसे इस्तेमाल कहां पर करते हैं। टार्क इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। देखें, फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करती रही है वो काम अब टार्क करना शुरू कर देगा रोटेशनल मोशन के अंदर, तो इसीलिए काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इसको कहा जाता है। टार्क प्लेज सेम रोल, ये वही काम करेगा इन रोटेशनल मोशन के अंदर एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन, जैसा कि लीनियर मोशन के केस के अंदर फोर्स अदा करती थी। मतलब लीनियर मोशन के अंदर फोर्स जब भी जिस्म के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो एक्सेलरेट करता है। तो अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना है तो टार्क उसके ऊपर एक्ट किया जाएगा। तो जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वही काम एंगुलर केस के अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर वो टार्क प्रोड्यूस कराएगा। टार्क डिटरमाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन, टार्क एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटरमाइंड कराता है, बताता है, जबकि फोर्स हमें लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बताती थी। दो अहम टर्म्स आपने जहन में रखनी है कि हमेशा एंटी क्लॉक वाइज टार्क को पॉजिटिव, काउंटर क्लॉक वाइज टार्क को पॉजिटिव, जबकि क्लॉक वाइज टार्क को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। एक और डेफिनेशन अपने जहन में रखिएगा, टार्क को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस अ रोटेशन, फोर्स की रोटेशन प्रोड्यूस करने की सलाहियत को टार्क भी कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था टार्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है काफी बोर्ड्स के अंदर। आपने बेटा एक एहतियात रखनी है कि हमेशा टार्क को जब डिफाइन कर रहे हो, खास करके मैथमेटिकल फॉर्म, जब आपको किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स, पोजीशन वेक्टर और पिवट के दरमियान में एंगल या इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी जाए और टार्क के बारे में पूछ लिया जाए कि टार्क का रिलेशन क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या कुछ होगी, तो वहां एहतियातन आपने काम करना है, आपने फोर्स और मोमेंट आर्म के हासिल ज़रब से इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो अक्सर बच्चों से यही एरर हो जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।